हेलो एवरीवन। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द लाइब्रेरियन शो पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी सीरीज LIS फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जाम, यानी जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए जो है कंटेंट हम लोग जो है पढ़ाने जा रहे हैं या बनाने जा रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मैं नोट्स जो है कोई पर्सन है उनका यूज कर रहा हूँ, उनकी परमिशन से लेकर। तो मैं नोट्स शेयर नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों को क्या करना है कि आप साथ ही साथ नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, साथ साथ में नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। एक शॉर्ट नोट्स आप लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा, और मैं बताता रहूँगा क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। तो इस क्लास में, इस सीरीज़ में जो चीज़ें बताई जाएंगी वो एज इट इज़ एग्ज़ाम में 100% आने वाली है। ये उसमें इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा, मेरे एक्सपीरियंस है 5-6 एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के, तो उस हिसाब से मुझे पता है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है, क्या क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूरी है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। ये रहा कुछ मेरे बारे में, आप देख सकते हैं। और कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो है हमेशा से प्रैक्टिस करते रहिए। अच्छा, मैं पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ आप MCQs प्रैक्टिस करते रहिए। ये सीरीज MCQs के लिए बेसिकली है। जो JNB का एग्ज़ाम हो गया, या KVS, या EMRS हो गया, उनके एग्जाम्स में जो MCQs आते हैं उसके लिए ये सीरीज हेल्पफुल होने वाली रहेगी। प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस MCQ भी करते रहिएगा, चाहे जिस भी ऑथर की आप लोग बुक कोई ले लीजिए अमेजन से, ठीक है। MCQ का स्कूल लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए, या जो भी तैयारी कर रहे हो। और सिलेबस आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं। सॉल्व एंड मेमोराइज एमसीक्यूज को एज इट इज याद रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो भी MCQs मिल रहे हैं उसको याद कर लीजिए। जितना भी LIS एग्जाम्स होता है उनका पेपर सॉल्व करते रहिए। इसके लिए एक पोर्टल LIS पोर्टल करके है, वहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे बहुत सारे एग्जाम के, वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो कोई बुक है आपके पास, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं शुरू करने जा रहा हूँ आज की क्लास। ये आई एम थैंकफुल कि ये कोई पर्सन है जिन्होंने मुझे अपना नोट्स दिया हुआ है, ठीक है। ये कॉपीराइट मटेरियल है उनका, उनकी अपनी रिसोर्स है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इससे नोट्स बना सकते हैं, बट मैं नोट्स शेयर नहीं कर सकता हूँ कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। सो नोट्स कैन नॉट बी शेयर्ड, यू नीड टू डू हार्ड वर्क, ओके। आप लोगों को हार्ड वर्क करना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, चाहे आप हिंदी माध्यम से हो, इंग्लिश माध्यम से हो, चाहे जो भी हो, आप लोग यहाँ पर कंटेंट जरूर देखिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हिंदी माध्यम से हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं हिंदी में ही पढ़ाने वाला हूँ, हिंदी में ही बोलूँगा। लेकिन बेसिक इंग्लिश, व्हाट, वेयर, व्हाट, ये तो मुझे लगता है अगर आप सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक इंग्लिश आप लोगों को आती ही होगी कि व्हाट, हु इज़ फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो इतना ही समझ जाएंगे कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कौन है। तो डॉक्टर SR रंगनाथन, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सिंपल सी इंग्लिश में, तो आप लोगों को मेहनत करके समझना है। अच्छा, अब मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। कई बार देखो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि टॉपिक वाइज ही डिवाइडेड हो। ये नोट्स एज इट इज़ जहाँ से मिले कंटेंट बनते चले गए हैं, और आप LIS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसी वे में ही फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक ले लीजिए और उससे सारे MCQ सॉल्व कर लीजिए। ऐसा कोई रिफाइन कंटेंट मेरे पास नहीं है। तो इसलिए ये कंटेंट मिक्स रहने वाला है, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला शुरू करते हैं कि SC ब्रैडफोर्ड ने एक लॉ फाउंड किया, प्रोपाउंडेड ए लॉ, लॉ ऑफ स्कैटरिंग। तो ऐसे एग्जाम में आ जाता है हु प्रोपाउंडेड, या हु हैव गिवन द लॉ ऑफ स्कैटरिंग, यानी लॉ ऑफ स्कैटरिंग किसने दिया है, SC ब्रैडफोर्ड। ये सबसे ज़्यादा जरूरी था, ये एग्जाम में आता है, तो इसको एज इट इज़ याद कर लीजिए। जहाँ कोई चीज़ समझाने वाली रहेगी मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है। कम्युनिकेशन जो है वो किससे आया हुआ है, लेटिन वर्ड कम्युनिकेयर से, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब कि बातचीत करना। ए यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन भेज रहा है B को, तो ये क्या हो रहा है,
कम्युनिकेट कर रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। हम टेलीफोन से बात करते हैं किसी दूसरे से, तो क्या होता है, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मल, जब हम फॉर्मल तरीके से बात करते हैं, इनफॉर्मल और अनऑफिशियल, ये इतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये कम्युनिकेशन शब्द किस शब्द से डिराइव किया गया है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेयर से। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉपीराइट का ओरिजिन कहाँ से माना जाता है, ब्रिटिश स्टैट्यूट ऑफ एनी 17(1). तो ऐसे एग्जाम में आ जाता है कि ठीक है, कॉपीराइट का ओरिजिन कहाँ से है, तो ब्रिटिश स्टैट्यूट ऑफ एनी 17(10). पेटेंट लॉ का ओरिजिन कहाँ पे है, स्टैट्यूट ऑफ मोनोपोलीज 1623। ठीक है, ये एज इट इज याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे नोट्स हैं, हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, बट जो अभी के लिए बता रहा हूँ उसको एज इट इज याद कर लीजिए। कॉपीराइट का ओरिजिन ब्रिटिश स्टैट्यूट ऑफ एनी 17(10) और पेटेंट लॉ का स्टैट्यूट ऑफ मोनोपोली 1623। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये किसकी एजेंसी है, यूएन की। ये कब फॉर्म हुई, 1967। तो वीपो का फुल फॉर्म पूछ लेता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। एजेंसी यूएन की क्या है, सॉरी, ये यूएन की एजेंसी है, और कब क्रिएट हुई, 1967 पे। तो ये चीज आप बहुत ही जरूरी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। बीपो, बीपो के डेटाबेस आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बीपो के डेटाबेसेस कौन से हैं, मैं यहीं पर आप लोगों को बता देता हूं। बीपो आपने लिख लिया, और बीपो के डेटाबेसेस, वेट करिए, मैं सर्च कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मुझे याद नहीं है। और एक सेकेंड ऐसे ही रहिएगा। अच्छा, डेटाबेसेस क्या है, तब तक तो बीपो के डेटाबेसेस यानी ये क्या है, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट, डिजाइन, यानी पेटेंट्स हो गए, डिजाइन हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, इन सबसे रिलेटेड जो भी कंटेंट है, ठीक है, उसको बीपो मैनेज करता है। तो वो दो तीन नाम से मैनेज करता है, ये देख लीजिए। ऐसे आ जाता है पेटेंट स्कोप, पेटेंट स्कोप किसका डेटाबेस है, तो आपको बताना पड़ेगा किसका डेटाबेस है, पेटेंट स्कोप। पेटेंट स्कोप लिख लीजिए, बीपो का है, ठीक है, बीपो का डेटाबेस है। फिर कौन सा है, मैड्रिड मॉनिटर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैड्रिड मॉनिटर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बीपो लेक्स किससे डील करता है, बीपो लेक्स डील करता है आईपी लॉज, लेक्स मतलब लॉज, लॉज। तो ऐसे याद कर लीजिए, आप जो भी मतलब निमोनिक बना सकते हैं वो बना लीजिएगा। बीपो पर्ल क्या है, ये देख लीजिए, मल्टीलिंगुअल टर्मिनोलॉजी पोर्टल, यानी कई सारे लैंग्वेजेस का टर्मिनोलॉजी पोर्टल है। बीपो ग्रीन क्या है, डेटाबेस एंड मार्केट प्लेस ऑफ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज होती है ना, जिससे पॉल्यूशन नहीं होता, जैसे सोलर हो गया, इन सब का, तो ये बीपो ग्रीन इससे डील करता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, बीपो मैंने पढ़ाया, बीपो का इंपॉर्टेंट डेटाबेस क्या है, पेटेंट स्कोप, ठीक है, पेटेंट से रिलेटेड डेटाबेस है। बीपोलेक्स लॉ से रिलेटेड डेटाबेस है। तो इस तरह से आप लोगों को जो है देखना है चीजें, उसके डीप में सर्च करके खुद भी सर्च कर सकते हैं। अब मैं लौटता हूं अपनी पुरानी क्लास पे, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि बीपो के डेटाबेसेस आप लोगों ने लिख लेना है। पेटेंट स्कोप किसका डेटाबेस, ऐसा ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पेटेंट स्कोप किसका डेटाबेस है, वीपो का, ठीक है। एसीटीए एंटी काउंटरफीटिंग ट्रेड एग्रीमेंट इतना जरूरी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एलआईएस पॉलिसीज एट नेशनल लेवल, अच्छा,
ये देखिए, नेम ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी वाज चेंज टू नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया अंडर द एक्ट 1948। ये 1948 का जो एक्ट आया उसके अंतर्गत इंपीरियल लाइब्रेरी कब फॉर्म हुई थी? 1902 में, ठीक है, 1902 में। तो उसका नाम 1948 में चेंज करके नेशनल लाइब्रेरी बना दिया गया। तो क्वेश्चन आता है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1948 थ्रू एन एक्ट। ठीक है, ये याद कर लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, ये एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। इंपीरियल लाइब्रेरी कब फॉर्म हुआ? 1902। अच्छा, एक पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ कलकत्ता था, ठीक है, 1836 में जो फॉर्म हुआ था उसका फिर 1902 में इंपीरियल लाइब्रेरी फिर 1948 में नेशनल लाइब्रेरी बना। ये आप अपने नोट्स में एज इट इज लिख लीजिए। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी कब फॉर्म हुआ था? 1951 में, ठीक है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी कब बना? 1951 में। और किसके हेल्प से? यूनेस्को के हेल्प से। यूनेस्को ग्लोबल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग जानते होंगे, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए, दोनों चीजें बहुत ही जरूरी हैं। आगे बढ़ता हूं मैं, आगे देखता हूं। इंसडॉक, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, फुल फॉर्म इंसडॉक का क्या है? इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ये फॉर्म हुआ था 1952 में, ओके, 1952 में फॉर्म हुआ। और एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन, ठीक है। दोनों का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, इंसडॉक का फुल फॉर्म और निस्कॉम का। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि निस्कॉम और इंसडॉक कब मर्ज हुए? 2002 में। पता नहीं कितने एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। निस्डॉक और निस्कॉम कब मर्ज हुए? यानी मर्ज यानी मिल गए। जब दो ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हो उनको मिला देते हैं तो उनको मर्ज होना बोलते हैं। और मर्ज होके इनका क्या नाम बना? निस केयर, निस्केयर। आज आप लोग अच्छा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ऐसे गूगल कर लीजिएगा, ठीक है, गूगल करके आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा भी रहा हूँ और तरीके भी बता रहा हूँ कैसे मेहनत करके आप लोग जो है चीज़ों को पढ़ सकते हैं खुद से भी, ठीक है, खुद से भी समझ सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, निस्केयर का फुल फॉर्म भी आता है एग्जाम में। क्या हो जाएगा निस्केयर का फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस, ठीक है। निस्केयर, ठीक है। और ये कब फॉर्म हुआ था? 2002 में। अब लेटेस्ट जो क्या हुआ है डेवलपमेंट, निस्केयर का नाम जो है चेंज हो गया है। निस्केयर का नाम चेंज होके क्या हुआ है? निस्क पर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पॉलिसी एंड एजुकेशन रिसोर्स रिसर्च। सॉरी, एक बार देख लेते हैं हम इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म हम लोग गूगल करके देख लेंगे। एग्जाम में एज इट इज आएगा कि जो है अब नेशनल जो है उसका निस्केयर का नया नाम क्या हो गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, ओके। और ये CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा ये डेटा वो बनाया गया है, ठीक है, निस्केयर, निस्केयर बनाया गया है। ठीक है, निस्केयर कब एग्जिस्टेंस में आया? तो ये आया था, देख लीजिए, आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा, CSIR निस्क पर कब आया? 2021 में। ये एग्जाम में आ सकता है कि कब आया। निस्केयर का नाम अब क्या हो गया है, या तो ये पूछ लेगा, या तो कब नाम चेंज हुआ है? 14 जनवरी 2021, 14th ऑफ जनवरी 2021, ठीक है। ये जो है इसका जरूरी था तो मैंने सोचा इसमें बता दिया जाए आपको, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। निस्क पर आप लोगों ने देख लिया होगा 2021 में बना। इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा ये पक्का, 100% इससे एक क्वेश्चन आ सकता है, ये तमाम एग्जाम में आता जाता है। जो मैं बोल रहा हूँ जरूरी है, ये समझ लीजिए बहुत ज्यादा ही जरूरी है, इसमें इफ बट कोई नहीं है। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कब आया? 1954 में। और इसको फिर सुधार इसमें कब आया? 1956 में। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट क्या है?
डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट एक बुक को डिपॉजिट करने का जो है एक्ट है। इसके अंतर्गत 4 लाइब्रेरीज में जो है बुक्स को जमा करना होता है, 4 लाइब्रेरीज, ये पूछ लेता है। ठीक है, इसमें क्या प्रोविजन है डिलीवरी ऑफ बुक का एक्ट जो 1954 है, जो कि जिसको सुधार आया 1956 में। इसके अंतर्गत 4 ऐसी लाइब्रेरीज हैं जिनमें एक एक कॉपी हर पब्लिशर को जमा करनी पड़ती है, कोई भी बुक पब्लिश होती है तो। ठीक है, तो वो कौन कौन से जो है लाइब्रेरीज हैं हम देख लेते हैं। ठीक है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एक्ट 1954। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है मैं ये बता दूं आप लोगों को, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में कौन सी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है। डिपॉजिटरी लाइब्रेरी मतलब जिसके अंतर्गत हमें किताबों को जमा करना है, तो कौन कौन सी हैं वो, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एक हो गया, ठीक है, एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लाइब्रेरी मुंबई हो गया, एक डीपीएल दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी न्यू दिल्ली हो गया, एक कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई। इन्हीं 4 लाइब्रेरीज में एक एक कॉपीज आती हैं। अब एक आप लोग एक काम करिएगा कि ये देख लीजिए किस ईयर में ये लाइब्रेरीज फॉर्म हुई है, यानी किस ईयर जो है ईयर में ये लाइब्रेरीज बनी है। एक आप लोग गूगल करके सर्च करके इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ये भी आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि डिपॉजिटरी अंडर द डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर डिपॉजिटरी लाइब्रेरी, तो तमाम लाइब्रेरी का नाम लिख देगा और उसमें पूछ लेगा कि कौन सी लाइब्रेरी है। तो आप लोगों को याद रखना है कि इतनी लाइब्रेरीज में एक एक कॉपी जमा होती हैं डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के अंतर्गत। ओके, मुझे आई होप ये क्लियर हो गया होगा। 4 लाइब्रेरीज कौन कौन सी हो गई, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई, ठीक है, तीसरा क्या हो गया, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, और चौथा क्या हो गया, कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में 4 लाइब्रेरीज हैं जिसके अंतर्गत किताबें जमा होती हैं, एक एक किताबें। ठीक है, अब देख लेते हैं, क्योंकि मेरा नोट्स जो है बहुत क्लासिफाइड फॉर्म में नहीं है, लेकिन जिस जो है इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम क्रिस्टल क्रिस्प एंड क्लियर है। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं कि लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी कमेटीज बनी हैं। ठीक है, तो ये कमेटीज जो है सिस्टमेटिक नहीं लिखा है मैंने, जो इंपॉर्टेंट है जैसे भी नोट्स में मुझे मिला है वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। तो पहले बनती है एक, चलो मैं जब भी आएगा मैं मेंशन कर दूंगा, आप लोग सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। एडवाइजरी कमेटी 1957 की बात करें तो ये इसके चेयरमैन कौन थे, केपी सिन्हा। इन्होंने बताया कि प्रोवाइडेड फ्री लाइब्रेरी सर्विस टू एवरीवन ऑफ द कंट्री, फ्री लाइब्रेरी सर्विस सारे पूरे देश में जो है देनी चाहिए। कौन बोला था ये, 1957 में जो एडवाइजरी कमेटी थी ऑन लाइब्रेरीज, केपी सिन्हा के अंदर में उन्होंने बोला था। अच्छा, 1957 में एक और लाइब्रेरी कमेटी बनी थी यूजीसी की, ठीक है, उसके चेयरमैन यूजीसी के द्वारा बनाई गई थी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन। तो जब एडवाइजरी कमेटी आए तो चेयरमैन कौन हो गया, केपी सिन्हा। और जब लाइब्रेरी कमेटी 1957 आ जाए तो उसके चेयरमैन डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ठीक है, लाइब्रेरी कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी 1957 उसके डॉक्टर एस आर रंगनाथन हो गए। और जो है एडवाइजरी कमेटी 1957 केपी सिन्हा। और 1948 में एक कौन कमेटी था, एस आर राधा कृष्णन कमीशन था। ये अभी के लिए इतना लिख लीजिए, 1948 में एजुकेशन कमीशन जो बना था एस आर राधा कृष्णन के द्वारा। आप लोग ये लिख लीजिए, इसके रिकमेंडेशन आते हैं एग्जाम में। रिकमेंडेशन क्या है मैं अभी आगे दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये 3 कमेटी आप लिख लीजिए अपने नोट्स में।
अच्छा, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, RRRLF 1972 में बना था। RRLF कब बना था? 1972 में। ये किस फील्ड में काम करता है? पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए, जो जन पुस्तकालय होते हैं उनके लिए ये काम करता है। कौन सा? राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन 1972। ओके, कब बना था? 1972। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अच्छा, RRLF ने फिर जो है 1985 में एक नेशनल पॉलिसी ऑन LIS लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस को बनाया। किसके हेल्प से? ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। फुल फॉर्म लिखते जाइएगा आप लोग, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे क्या चीज है। तो ऐसे नोट्स में आप लोग बना लीजिए, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन और प्लस में RRRLF यानी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन ने मिलके क्या बनाया था? नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। इसको नेपलिस भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। 19 नेपलिस कब बना था? 1985 में। तो ये चीज याद रखिएगा, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस कब आया? 1985 में ये क्वेश्चन आता है। और इसके चेयरमैन कौन थे नेपलिस के? डॉक्टर DP चट्टोपाध्याय। कौन थे? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में एज इट इज। हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी साइंस? तो कौन थे? DP चट्टोपाध्याय। ठीक है। अब इसको देखिए, नीसैट का फुल फॉर्म लिख लीजिए, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट वाज लॉन्च्ड इन 1977। नीसैट कब आया? 1977 में। ठीक है, एज इट इज याद कर लीजिए फुल फॉर्म। और कब आया? 1977। 1977 याद हो गया होगा मुझे लगता है। नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो भी इसी लैंग्वेज में याद करेंगे, इंग्लिश में। इतना कोई टफ नहीं है, ठीक है। अगर इसका हिंदी रूप देखने जाओगे तो एग्जाम में एज इट इज आ जाएगा, तब क्या करोगे? तो इसलिए इंग्लिश को ही सर्वोपरि माना जाता है किसी भी एग्जाम में। ओके, तो विदाउट एनी डाउट आप एज इट इज याद करिए जैसे इसमें दिया गया है, ठीक है। निसैट 1977। फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल फॉर लाइब्रेरीज वाज स्टार्टेड इन 1911 1911 बाई एट बड़ौदा। बड़ौदा में कौन, किसके द्वारा? W.A. वार्डन। आपको पता होगा महाराजा सिरोफ जी गायकवाड़, ठीक है। महाराजा सिरोफ जी गायकवाड़ ने बुलाया था अमेरिकन लाइब्रेरियन W.A. वार्डन को, किस लिए? लाइब्रेरी साइंस में ट्रेनिंग देने के लिए। कौन से स्टेट में? बड़ौदा स्टेट में, ठीक है। 1911 में आए थे। कौन आया था? W.A. वार्डन। ये आता है एज इट इज एग्जाम में कि किसने ट्रेनिंग स्कूल चालू किया? W.A. वार्डन ने, बड़ौदा में, ठीक है। अच्छा, लाइब्रेरी कमेटी जो मैंने पहले बताया था 1957 में, ये S.R. रंगनाथन। और एडवाइजरी कमेटी जब आएगा तो KP सिन्हा, ठीक है। ये याद करिएगा। अब देख लेते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस। लाइब्रेरी की कमेटी का कुछ क्वेश्चन हमने देखा। ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, किस लिए काम करते हैं वो? लाइब्रेरी से रिलेटेड डेवलपमेंट के लिए, पुस्तकालय के विकास के लिए या पुस्तकालय के पढ़ाई के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो SLA उन्हीं में से एक स्पेशल लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन था। एज इट इज क्वेश्चन आता है कि स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे? तो जॉन कॉटन डेना, ठीक है। एज इट इज याद कर लेंगे आप लोग। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे? जॉन कॉटन डेना। अब देखते हैं और अगला कमीशन। हम लोगों ने एजुकेशन कमीशन 1948 देखा, फिर हमने देखा कि KP सिन्हा वाला 1957, फिर S.R. रंगनाथन वाला 1957। KP सिन्हा। अब देखते हैं एजुकेशन कमीशन 1964 बना, उसके चेयरमैन कौन थे? DS कोठारी। DS कोठारी थे चेयरमैन, ओके। एजुकेशन कमीशन 1964 के चेयरमैन कौन थे? DS कोठारी। पाल कमेटी के चेयरमैन कौन थे? AB पाल। AB पाल। पाल कमेटी के चेयरमैन कौन थे? AB पाल। मेहता कमेटी के चेयरमैन कौन थे?
चेयरमैन आरसी मेहरोता। और कब बनी, ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में, ये भी आता है। एजुकेशन कमीशन 1964, डीएस कोठारी। या तो पूछ लेगा चेयरमैन कौन थे या ईयर कौन था, ये ऐसे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ईयर पूछेगा तो आप लोग याद कर लीजिए उसी हिसाब से। पाल कमेटी 1970, ए बी पाल। मेहरोता कमेटी के चेयरमैन कौन थे, आरसी मेहरोता 1983। अच्छा, कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटीज, इसके चेयरमैन कौन थे, यस पाल। कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटीज 1988, 1988। इसी के द्वारा 1991 में इन्फ्लिबनेट बना, क्योंकि इसी कमेटी ने बोला था। तो इन्फ्लिबनेट, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क 1991 में आया था, ये भी याद कर लीजिए। एकदम जो भी कंटेंट में बोल रहा हूँ 100% जरूरी है, इसमें एक भी चीज ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं हो जो भी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटीज 1988 में भी बना था, ये इसके चेयरमैन एस पाल थे। और 1991 में इन्फ्लिबनेट बना, ये याद कर लीजिए आप लोग। करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी लाइब्रेरी साइंस में 1990। ओके, गॉट इट, इतना ये बेसिक लाइब्रेरी साइंस है। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है, लेकिन जो जैसे भी पढ़ा रहा हूँ उसको उसी तरीके से याद करते जाइए, आपका एक फाउंडेशन बनता जाएगा लाइब्रेरी साइंस में। ओके, गॉट इट, आगे बढ़ता हूँ मैं। अब ये जो है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के जो है 5 नियम। ठीक है, 5 लॉज, ये बहुत ही जरूरी हैं, एक क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये 100% इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब कैसा क्वेश्चन आएगा कि यस, लाइब्रेरी साइंस 5 लॉज लाइब्रेरी साइंस किसने दिया, एस आर रंगनाथन जी ने दिया। ये कब पब्लिश हुआ, 1931 में पब्लिश हुआ। अच्छा, इसका विचार कब आया, कब सोचा गया इस बारे में, तो 1928 में। और कब पब्लिश हुआ, जब पब्लिश की बात आए तो 1931। और कब ये इनशिएट हुआ, तो 1928। ये क्वेश्चन में याद देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से आंसर देना है। अब इसको रट लीजिए, एकदम याद कर लीजिए कि 5 लॉज कौन कौन से हैं। पहला लॉ है बुक और फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं या नहीं, ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि किताबें ले जाके अलमारी में रख दो और यूज ही नहीं हो रही हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए क्या है कि पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, ये पहला नियम है। एवरी रीडर हिज और हर बुक, यानी सभी पाठक को उसको किताबें मिले, ऐसा ना हो कोई यूजर आए और उसका जो भी किताब खोज रहा है उसको वो बुक ना मिले। इसलिए दूसरा नियम कहता है कि जो है एवरी रीडर हिज और हर बुक। ठीक है, यानी सभी पाठक को उसकी किताबें मिलनी चाहिए। एवरी बुक इट्स रीडर, इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा लॉ समझ गए। अब तीसरा लॉ समझते हैं। एवरी बुक इट्स रीडर मतलब कि जो भी किताबें हैं उसको कोई ना कोई पढ़ने वाला जरूर मिले। मान लो कोई ऐसी किताब मैंने ले आई जो किसी पाठक के काम की ही नहीं है, तो उसका कोई मतलब होगा नहीं पुस्तकालय में रखने के लिए। इसलिए किताबें वैसी ही रखो जिससे कि यूजर आके पढ़े, यानी सभी पुस्तक को कोई ना कोई पढ़ने वाला मिल जाए। और फिर चौथा नियम है सेव द टाइम ऑफ यूजर, यानी जो भी यूजर लाइब्रेरी का आता है, लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए कोई पाठक आता है, उसका समय बर्बाद ना हो, जितना से जितना जल्दी हो सके उसको किताबें मुहैया कराओ, या जो भी सुविधाएं उसे चाहिए जल्द से जल्द मिले, तो उसका टाइम बर्बाद ना हो, उसका टाइम सेव हो। और लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ये इसका क्या मतलब हुआ, पुस्तकालय एक विकसित होते हुए ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है हिंदी में, प्राणी, प्राणी, यानी विकसित होते हुए प्राणी की तरह है लाइब्रेरी। जैसे एक बच्चा है, वो बड़ा होता है फिर बुढ़ा होता है, ठीक है, बड़ा होता है बुढ़ा होता है, ठीक, कोई भी प्राणी बड़ा ही होता जाता है ना, बुढ़ा होके मरना नहीं है लाइब्रेरी को। ठीक है, लाइब्रेरी एज इट इज बढ़ती जाएगी, वो मरेगी नहीं। ठीक, तो लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग लाइक अ ऑर्गेनिज्म, एक प्राणी की तरह बढ़ता रहता है। अब ये कैसे बढ़ता है, ये 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इसके अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं। ये इतना मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, तो ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो आप ये देख लीजिए, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है। तो आप इसको एज इट इज याद रख लीजिएगा।
अब इसके क्वेश्चन इम्प्लीकेशंस आते हैं, वो डिटेल में हम लोग लेटर ऑन देखेंगे, ठीक है। अभी बेसिक आप लोग इतना पढ़ लीजिए, फिर बाद में मैं डिटेल में इसके अंदर की बात भी समझाऊंगा कि कैसे जो है बुक्स आर फॉर यूज कैसे हैं, ठीक है। एवरी रीडर हिज और बुक कैसे है, एवरी बुक इट्स रीडर कैसे है। आई होप ये 5 लॉ क्लियर हो गए रैसा रंगनाथन के, ठीक। एज इट इज याद कर लीजिए आप लोग। अब देखते हैं लाइब्रेरी मूवमेंट, ठीक है, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया, यानी लाइब्रेरी कैसे कैसे डेवलप हुई, ठीक है। कैसे कैसे डेवलप हुई, 1835 में जो है पब्लिक लाइब्रेरी एट कलकत्ता जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। 110% इम्पॉर्टेंट है, जो भी पढ़ा रहा हूँ एकदम रट लीजिए, इस एग्जाम में आते ही आते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। और ये बेस है, ये बेस है मतलब कि हर आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपको अब समझ आएगा। कोई भी बुक खरीद के मार्केट से आप उसको सॉल्व करो तो आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आ जाएंगी, ये लेक्चर मेरा देखने के बाद, ठीक है। पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ कलकत्ता 1835, 1902 में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी जो है मर्ज हो गई किसके साथ, इंपीरियल लाइब्रेरी, ठीक है। 1902 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ मिल गई, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था 1902 में इंपीरियल लाइब्रेरी के बारे में, ठीक है। और 1903 में जो है इंपीरियल लाइब्रेरी को पब्लिक उपयोग के लिए खोल दिया गया, यानी जनता के लिए भी खोल दिया गया। इसके संरक्षक कौन थे, द्वारकानाथ टैगोर थे, ठीक है। पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता जो थी। अच्छा, इस टाइम पे जो है लॉर्ड मेटकाफ थे गवर्नर जनरल, कब थे, पब्लिक लाइब्रेरी जब कलकत्ता थी। लेकिन जब 1902 में इंपीरियल लाइब्रेरी बना उस टाइम पे वाइसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन थे। आप लोग याद रखिएगा कि जब 1902 में इंपीरियल लाइब्रेरी बना तो उसके वो कौन थे, कौन थे वाइसराय, ये थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है। ये क्या है, नेशनल लाइब्रेरी 1 फरवरी 1953, ठीक है, ये गलत है, कुछ कुछ और कंटेक्स्ट में होगा, ठीक है। अब इसमें से देख लीजिए, ये ईयर देख लीजिए आप लोग, वैसे नहीं आता है बट फिर भी आ सकता है, तो एक बार कोशिश कर लीजिएगा कि इसको याद कर लीजिए, ठीक है। ईयर उतना जरूरी नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक। नेशनल लाइब्रेरी 1948 में बना था थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, लाइब्रेरी से रिलेटेड एक, लाइब्रेरी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये देख लीजिएगा। आर्टिकल ऑफ नेशनल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का जिक्र कहाँ है, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये बड़ौदा स्टेट का कंट्रीब्यूशन मैंने बताया था पहले, सियाजी राय गायकवाड़ थर्ड थे जो महाराजा जी थे, उन्होंने क्या किया था, लाइब्रेरी मूवमेंट इंडिया में चलाया था, ठीक है। मैंने सिरोफ जी शायद बोल दिया था पिछले, अभी कुछ देर पहले इसी लेक्चर में, तो उसको इग्नोर करिएगा। ये जो लिखा हुआ महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज दी हु इज कॉल्ड एज दी प्रमोटर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया, ठीक है। उसमें आ जाता है नाम महाराजा सियाजी राय गायकवाड़। किस स्टेट से थे, बड़ौदा स्टेट, गुजरात में, ठीक है। इन्होंने लाइब्रेरी मूवमेंट इंडिया में शुरुआत किया, कौन, महाराजा सियाजी राय गायकवाड़ थर्ड, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सब में आता ही है। इन्होंने इनवाइट किया अमेरिकन लाइब्रेरियन W.A. वार्डन, ठीक है, और उन्होंने अपने लाइब्रेरीज के संरक्षक में इनको अपॉइंट किया। इन्होंने 1911 में ट्रेनिंग देना शुरू किया, किसने, W.A. वार्डन ने, ठीक है, ठीक। इन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू किया, याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसके अंदर 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरीज हैं, वो डिपोजिटरी लाइब्रेरी अभी आपने लिखा होगा, ठीक है, उसको याद कर लीजिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, उसमें वो 1951 में कौन सा बना, DPR, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरीज, यूनेस्को की हेल्प से बना, याद कर लीजिएगा। स्टॉक कब आया था, 1952 में, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ओके। अच्छा, फर्स्ट लाइब्रेरी साइंस स्कूल USA में 1887 में, कोलंबिया कॉलेज में। मेलविल डेवे, जैसे अपने यहाँ इंडिया में लाइब्रेरी साइंस की बात होती है ना,
तो किसका नाम आता है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन, ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ऐसे मेलविल डेवे कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। ठीक है, इन्होंने लिखा था द स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी बुक। ओके, सेकेंड स्कूल लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप। ठीक है, डब्ल्यू ए बॉर्डन ने जो है शुरुआत की थी ट्रेनिंग प्रोग्राम 1911 में। अच्छा, जैसे आप लोगों ने देखा महाराजा सियाजी गायकवाड़, गायकवाड़ जी थर्ड, उन्होंने किसको इनवाइट किया था? डब्ल्यू ए बॉर्डन को 1911 में। ठीक है, 1911 में इन्होंने इनवाइट किया था। ऐसे ही पंजाब यूनिवर्सिटी ने किसको बुलाया था? एडी डिकिंसन। पंजाब यूनिवर्सिटी ने किसको बुलाया था? एडी डिकिंसन को, यूएसए से 1912 में। ये चीज याद कर लीजिए। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी। और ऐसे ही डिकिंसन ने 1951 में 1915 में जो है यूनिवर्सिटी कैंपस लाहौर लाहौर में ट्रेनिंग स्टार्ट किया था। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ता हूँ। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ट्रेनिंग प्रोग्राम इन्होंने दिया चेन्नई लाइब्रेरी एसोसिएशन 1926 में। 1931 में चेन्नई यूनिवर्सिटी 3 मंथ सर्टिफिकेट प्रोग्राम। 3 मंथ सर्टिफिकेट प्रोग्राम किसने लाइब्रेरी साइंस में स्टार्ट किया? किसने स्टार्ट किया? चेन्नई यूनिवर्सिटी से। ऐसे क्वेश्चन आता है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया? चेन्नई यूनिवर्सिटी में। फिर आता है कि 1948 में एमलिप किसने शुरुआत की? मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन थी? दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय पहला यूनिवर्सिटी था जिसने एमलिप शुरुआत किया। ऐसे फर्स्ट पीएचडी किसने शुरुआत किया? दिल्ली ने ही, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ही। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में एज इट इज। ठीक है, सर्टिफिकेट की शुरुआत चेन्नई, चेन्नई यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, फर्स्ट पीएचडी डिग्री किसको दी गई? लाइब्रेरी साइंस 1957 में श्री कृष्णा राव। मेरे नाम से ही याद रखिएगा कि मुझे पीएचडी मिल गई। ओके, तो सर कृष्णा राव को जो है पहली पीएचडी डीयू से दी गई। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एसोसिएटशिप इन डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन साइंस कौन शुरू किया था इसको? डीआरटीसी ने। ठीक है, डीआरटीसी ने एसोसिएटशिप इन इंफॉर्मेशन साइंस इंस्टॉक। ठीक है, ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन वो ऊपर जो है बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं सिलिप, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। कब आया था? 2002 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में। ठीक है, सिलिप, सिलिप कब फॉर्म हुआ था? 2002 में। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। अर्लियर इसका नाम क्या था? इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट 1958 में, एंड 1877 में लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, अब सीलिप आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा, गूगल गूगल सर्च करके आप लोग देख सकते हैं कि जो है सीलिप सबसे बेस्ट चीज है। आप लोग गूगल सर्च कर लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, चैट जीपीटी से भी सर्च कर सकते हैं कि अभी सीलिप का क्या। ठीक है, ये अभी सिलिप का फुल फॉर्म, सिलिप कहाँ पे है? यूके में है। ठीक है, सिलिप कहाँ पे है? अभी यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, ये दोनों मर्ज हो गए थे। कौन मर्ज हुआ था? इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट और लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो कि 2002 में क्या बने? सिलिप। ठीक है, तो ये नोट्स में आप ऐड कर लीजिएगा। ये गोल वोल छोड़ दीजिए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये करंट में अगर आप देख सकते हैं तो वो जरूरी भले हो, लेकिन सीलिप का फुल फॉर्म चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। ये 2002 में बना। कौन कौन से फॉर्म हुए? इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट और लाइब्रेरी एसोसिएशन मिल गए, तब बना सीलिप। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1933 में बना। ठीक है, ठीक है, ये सब जरूरी नहीं है। इसका एक पीरियोडिकल है। पीरियोडिकल कौन सा है? एब जिला, एनुअल बुलेटिन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अच्छा, पीरियोडिकल क्या होते हैं? जैसे कोई किताब आती है, ठीक है, किताब एक बार छप के आ गई तो आ गई। ठीक है,
लेकिन आप लोग देखते हैं मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण हर महीने कुछ ना कुछ ऐड होके आता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग पीरियोडिकल बोलते हैं जी, यानी जो कुछ अंतराल कुछ टाइम के बाद पब्लिश होती रहती हैं। जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो गई, हर महीने आती है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पब्लिश होती रहती है, तो जिसकी पीरियोडिसिटी हो उसको पीरियोडिकल बोलते हैं। ऐसे एक चीज जर्नल होता है। जर्नल क्या होता है? ये भी इसका भी पीरियोडिक होता है, मतलब कि कुछ टाइम बाद ही पब्लिश होता है, ठीक, लेकिन ये स्कॉलरली कंटेंट होता है। स्कॉलरली मतलब रिसर्च से रिलेटेड। कोई पर्सन है अगर मैथ्स में रिसर्च कर रहा है तो मैथ्स के जर्नल देखेगा, फिजिक्स में रिसर्च कर रहा है तो फिजिक्स का जर्नल देखेगा, ऐसे लाइब्रेरी साइंस में रिसर्च कर रहा है तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के जर्नल। तो जर्नल और पीरियोडिकल आपको कंफर्म क्लियर हो गए। जर्नल किसके लिए है? स्कॉलरली कंटेंट है जो कि रिसर्च पर्पज के लिए होता है। इस ये भी कुछ टाइम में ही पब्लिश होता है रहता है, कोई कोई क्वार्टरली यानी 3 महीने पे, कोई कोई ईयरली भी होता है, ठीक। और पीरियोडिकल जो है नॉर्मल या मैगजीन भी वही कैटेगरी में हो गया पीरियोडिकल के। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। जर्नल, पीरियोडिकल या मैगजीन, पीरियोडिकल या मैगजीन सेम चीज है, ये जनरल पर्पज के लिए ही होता है, ठीक है। लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके 1877 में लंदन में बना था, यही तो जाके मर्ज हुआ है, अभी बताया था मैं सीलिप में, ठीक है। लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन, ठीक है, 1877 में बना था, 1877, ठीक है। इतना ही जरूरी था इसमें, और कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब लाइब्रेरी एसोसिएशन 2002 में क्या बन गया? सीलिप। सीलिप का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, ठीक है। 2002 में लाइब्रेरी एसोसिएशन बना। अब इन्होंने कुछ अवार्ड देते हैं, ये जरूर से जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं अलग से भी लेक्चर लूंगा, लेकिन ये अभी के लिए भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। कार्नेज मेडल फॉर बेस्ट चिल्ड्रन बुक। अब कैसे इसको याद करेंगे? सीसी, यानी सी फॉर कार्नेज मेडल और सी फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। ये शॉर्टकट हो गया, इस तरह आप याद कर सकते हैं। कौन देता है? सीलिप। कौन देता है? सीलिप, है ना। लाइब्रेरी एसोसिएशन तो रहा नहीं, अब सीलिप हो गया है। तो कार्नेज मेडल चिल्ड्रन बुक के लिए दिया जाता है, कौन देता है? सीलिप, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो डन हो गया, ये आ सकता है, आया भी हुआ है कई एग्जाम में। केट ग्रीनवे मेडल फॉर बेस्ट इलस्ट्रेटेड चिल्ड्रन बुक। केट ग्रीनवे मेडल किस लिए है? जो बेस्ट इलस्ट्रेटेड बुक है चिल्ड्रन का। ये चिल्ड्रन बुक नॉर्मल, इलस्ट्रेटेड मतलब जिसमें खूब सारी तस्वीरें हो, इलस्ट्रेशंस हो, यानी उसको इलस्ट्रेट करके दिखाया गया हो। हम स्टोरीज बुक देखते हैं ना, उसमें जो है सुंदर सुंदर पिक्चर्स होते हैं, इलस्ट्रेट करके दिखाए जाते हैं, उसी को बेस्ट इलस्ट्रेटेड चिल्ड्रन बुक। बेस्ट इलस्ट्रेटेड चिल्ड्रन बुक आ गया तो कौन देता है? केट ग्रीनवे मेडल मिलता है, कौन देता है? सीलिप। वेटले मेडल फॉर आउटस्टैंडिंग इंडेक्स, यानी ऐसा इंडेक्स जो बहुत ही अच्छा हो, ठीक है, उसका कौन देता है? वेटले मेडल मिलता है, किसके द्वारा? सीलिप के द्वारा। सीलिप वेटले मेडल देता है किस लिए? इंडेक्स के लिए। वेटले मेडल इंडेक्स, वेटले मेडल इंडेक्स, वेटले मेडल मेडल इंडेक्स, वेटले मेडल इंडेक्स। केट ग्रीनवे मेडल बेस्ट चिल्ड्रन बुक, बेस्ट चिल्ड्रन इलस्ट्रेटेड चिल्ड्रन बुक। कार्नेज मेडल चिल्ड्रन बुक, ओके, कार्नेज मेडल चिल्ड्रन बुक, केट ग्रीनवे बेस्ट इलस्ट्रेटेड, वेटले मेडल आउटस्टैंडिंग इंडेक्स। अच्छा, बेस्टरमैन मेडल बिब्लियोग्राफी, बेस्टरमैन मेडल बिब्लियोग्राफी, बेस्टरमैन मेडल बिब्लियोग्राफी, बेस्टरमैन मेडल बीबी, ठीक है, याद कर लीजिए इसे। बेस्टरमैन मेडल बिब्लियोग्राफी में दिया जाता है, बेस्ट बिब्लियोग्राफी के लिए। मैक कॉल्विन मेडल रेफरेंस के लिए, रेफरेंस वर्क के लिए, रेफरेंस वर्क के लिए, संदर्भ कार्य जो है, ठीक है। तो एज इट इज याद कर लीजिए, इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है, आपको पूरा याद करना है। तो ये रहे सीलिप के द्वारा अवार्ड्स। अवार्ड सीलिप के द्वारा। सीलिप कब बना? 2002 में। 2002 में बना, किसको किसको मर्ज करके? लाइब्रेरी एसोसिएशन को मर्ज हुआ था और इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, यही था ना। इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट को मर्ज करके, ठीक है। अब दूसरा जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है, सीलिप यूके का हो गया, यूनाइटेड किंगडम। सीलिप ऐसे यूएसए का क्या हो गया? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, 1876 में, ये याद कर लीजिएगा।
1876 में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन फॉर्म हुआ। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का फॉर्म हुआ 1876 में, फिलाडेल्फिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसके फाउंडर कौन है? मेलविल डेवे। मैंने बताया था यूएसए का जब भी नाम आएगा तो मेलविल डेवे का नाम आएगा, ठीक है। हेड ऑफिस सॉरी शिकागो में है, ठीक है। ऐसे आ जाता है क्वेश्चन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का हेड ऑफिस कहाँ पे है? शिकागो में है, ठीक है, इतना जरूरी नहीं है। फिर आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं आइसलिक। आइसलिक इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। आइसलिक कहाँ पे है? आइसलिक कहाँ पे है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, कोलकाता में। कोलकाता में, कोलकाता में। आइसलिक कहाँ है? कोलकाता में। आइसलिक कब बना था? 1955 में। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर आइसलिक कब बना था? 1955 में। याद कर लीजिए, ईयर बहुत ही जरूरी है, ठीक है। किसके एफर्ट से बना था? डॉक्टर एस.एल. होरा। एस.एल. होरा, एस.एल. होरा, एस.एल. होरा। आइसलिक को बनाने में किसका योगदान रहा है? डॉक्टर एस.एल. होरा, ठीक है। आइसलिक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में, ठीक है। इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज हो जाता है, इंडियन लाइब्रेरी साइंस सब्सट्रैक्ट जर्नल है, ठीक है। अब देखते हैं एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्स, एस्लिब, एस्लिब, एस्लिब। ये कब फॉर्म हुआ? जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बता रहा हूँ उसके फुल फॉर्म, ईयर, ये सब बहुत ही जरूरी है, तो इसलिए लिखते रहिएगा, ठीक है। एस्लिब का फुल फॉर्म 1920 एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंग्लैंड में फॉर्म हुआ। कब फॉर्म हुआ? 1924 में। इसका नाम पहले एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ब्यूरो था, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ये जो है लेटर ऑन नाम हो गया। अभी करंट नाम क्या है? एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। एस्लिप का अब क्या नाम है? एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ठीक है। 1924 में बना था ये, ठीक है। 1924 में बना था, 1924 में बना था। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है इफ्ला, ठीक है। इफ्ला कब बनी? 1927 में। कब, कहाँ पे फाउंड हुई? स्कॉटलैंड में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेग में, ठीक है। इफ्ला का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेग में, एट द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नीदरलैंड। नीदरलैंड में एक हेग करके जगह है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नीदरलैंड, उसमें जो है इफ्ला का हेडक्वार्टर है, ठीक है। इफ्ला का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। 1927 में बना था, ठीक है, 1927। इंडियन फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इफ्ला, इफ्ला हर बार नाम आता है, इफ्ला का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, उसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा आप लोग। इफ्ला, इफ्ला 1927 हेग में है, जो कि नीदरलैंड में है, ठीक है। इंडियन फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, एक सेकेंड, ठीक है। इंडियन फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं यूनेस्को का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने यूनेस्को को कब फॉर्म किया था? नवंबर 4 1946 में, ओके, ठीक है। तो इसका कुछ योगदान है लाइब्रेरी के फील्ड में, क्या है? यूनेस्को ने पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो बनाया था इन 1949, और ये 1972 में रिवाइज भी किया था। तो इफ्ला प्लस यूनेस्को, ठीक है, दोनों ने मिलके ये काम किया हुआ है। इफ्ला प्लस यूनेस्को ने क्या किया हुआ है? लाइब्रेरी मैनिफेस्टो बनाया है, पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल 1961 में हुआ था। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स 1961 में हुआ था, पेरिस में हुआ था, ठीक है। ये इतना याद कर लीजिए, कैटलॉगिंग क्या चीज होती है, क्लासिफिकेशन क्या चीज होती है, ये मैं डिटेल में अभी बाद में बता दूंगा, ठीक है। और मेरे डिस्क्रिप्टिव क्लासेस को भी आप लोग देख सकते हैं, डिटेल में समझना हो तो, ठीक। कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन, तो इतना समझ लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल 1961 में पेरिस में हुआ था, ठीक है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल बिब्लियोग्राफी 1977 में हुआ था, ठीक है। यूनेस्को ने कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस 1971 में शुरू किया। अच्छा, ये फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए, ISO-RID, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम और रिसर्च इन डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। यूनिसिस्ट, यूनाइटेड नेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यानी ऐसे कंप्यूटराइज कुछ डेटाबेस बना दिया गया जिसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन रख दिए गए, उसी को इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग जो है इतना ही समझ जाइए कि जो है कंप्यूटराइज्ड कुछ बहुत सारा डेटा एक बना दिया गया है, ठीक है। जैसे गूगल करते हो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, ऐसे इन्फॉर्मेशन सिस्टम होते हैं जिसमें इन्फॉर्मेशन भरी रहती है और सर्च करोगे तो वो निकल कर आएगा, ठीक है। ऐसे यूनिसिस्ट है, नेस और फिर नेटिस का फुल फॉर्म नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, PGI जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, ठीक है। आप लोग इतना याद रख लीजिएगा, ठीक है, ये सब जरूरी नहीं है, उतना ही जरूरी था। इन्फ्लिबनेट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ये कब बना? इट इज़ एन ऑटोनॉमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ UGC। ये प्रोफेसर 1988 में एक कमेटी, शुरू में ही बताया हूँ ना मैं, शुरू में बताया था 1988 में, जिसके प्रोफेसर यशपाल चेयरमैन थे, उसी ने रिकमेंड किया था। तो 1991 में गुजरात यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आया था, ये बना था, ठीक है। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ये 1988 में पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है, इतना याद रख लीजिए। ISDS का इंटरनेशनल सीरियल डेटा सिस्टम, इंटरनेशनल सीरियल डेटा सिस्टम, ठीक है, याद रख लीजिए। नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया, नुक्सी का फुल फॉर्म आ जाता है एज इट इज। इसको क्या बोलते हैं? नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया, फर्स्ट इंडिजीनियस डेटाबेस दैट सर्व्स एज एन आइडियल टूल टू एक्सेस जर्नल होल्डिंग इंफॉर्मेशन, यानी जर्नल के बारे में ये इंफॉर्मेशन बताता है। जर्नल मैंने बताया ना, जर्नल स्कॉलरली मैगजीन बोल सकते हो, स्कॉलरली जिसमें इंफॉर्मेशन पब्लिश होती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंडिजीनियस यानी स्वदेशी निर्मित डेटाबेस है, ठीक है, जो जर्नल को इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए कैटलॉग प्रोवाइड करता है। नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल इन इंडिया, इनिशिएटेड इन 1965 बाय निस्केयर, जो कि अब क्या हो गया है? निस्पर, 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 बताया ना पहले, मैंने दिखाया भी था, वही निस्केयर यानी निस्पर, ठीक है। तो नुक्सी किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? निक्सफर के द्वारा या निस्केयर के द्वारा, कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है। इन्फोटेरा क्या है? इन्फोटेरा जो है इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ग्लोबल इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। UNEP के द्वारा इन्फॉर्मेशन रेफरेंस सिस्टम फॉर साइंस फॉर दी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इन्वायरमेंट। इन्फोटेरा ऐसे पूछ देता है किससे रिलेटेड है, तो आप बता सकते हैं किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। इन्फोटेरा ग्लोबल इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। देवी निशा क्या है? डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन नेटवर्क ऑन साउथ एशिया, ठीक है, कोलंबो में बना हुआ है, कोलंबो श्रीलंका, ओके। जितना भी चीज बता रहा हूँ, जो मुंह से बोल रहा हूँ, वो एज इट इज जरूरी है, एग्जाम में आएंगे, उसको बहुत समझने की जरूरत नहीं है, एज इट इज याद करना है बस आपको। PCC प्रोग्राम ऑन कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, आप नाम नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए, ये USA का नेशनल लाइब्रेरी है, ठीक है। जैसे हमारा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ऐसे USA भी नेशनल लाइब्रेरी है। इसके कुछ प्रोग्राम है, जैसे प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग, कंसर कोऑपरेटिव ऑनलाइन सीरियल प्रोग्राम, कोऑपरेटिव ऑनलाइन सीरियल प्रोग्राम फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको। बीबको मोनोग्राफिक रिकॉर्ड, नाको नेम अथॉरिटी रिकॉर्ड, सब्जेक्ट अथॉरिटी रिकॉर्ड, साको एंड ये बिब्लियोग्राफी करके है, को एक बार सर्च कर लीजिएगा आप। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ऑनलाइन OCLC पूछ लेता है कई बार, आप गूगल पे वेबसाइट करके इसको सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है, OCLC, और इसके बारे में पढ़ सकते हैं। जो 1967 में बना उसका नाम था ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी, ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी बना 1967 में, लेकिन लेटर ऑन इसका नाम बना दिया गया ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, OCLC, OCLC, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ये वर्ल्ड कैट को मेंटेन करता है। वर्ल्ड कैट मतलब क्या हो गया? कैटलॉग ऑफ लार्जेस्ट ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग,
ठीक है, OCLC, OCLC, OCLC क्या मेंटेन करता है? वर्ल्ड कैट, वर्ल्ड कैट। इट आल्सो मेंटेन्स डिवेडेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम। OCLC कौन DDC कौन मेंटेन करता है? ठीक है, कौन मेंटेन करता है? चलो, पहले मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, कल जब शुरू करूंगा, यहीं पे आज का क्लास शुरू करता हूं, मैं वो समाप्त करता हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक बार क्लासिफिकेशन समझा दूंगा, ठीक है, जल्दी से, कि क्या होता है और कैटलॉगिंग क्या होती है। ठीक है, तो ये दो चीजें जब समझा दूंगा तो आपको ये चीजें ज्यादा समझ आएंगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं जो है अपने क्लास को जो है समाप्त करता हूँ। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। कोई क्वेरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, ठीक है, तो आप मुझे इस मेल आईडी पर लिख सकते हैं, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में भी वो पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको क्लियर होगा, चीज़ें समझ आ रही होंगी। आप नोट्स जो है ज़रूर से ज़रूर बनाते रहिएगा। ठीक है, जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको वहीं नोट्स में लिख लीजिए, ऐसे स्टार मार्क कर दीजिए कि ये क्वेश्चन प्रीवियस। आप एमसीक्यू सॉल्व करिए ना, आपको मिलता रहेगा। अगर आपको लगे मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ तो आप एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए, आपको ये इसमें से क्वेश्चंस तुरंत के तुरंत एज इट इज मिलते रहेंगे, आप देख सकते हैं। तो आप साइड बाय साइड इसको पढ़ते रहिए, एमसीक्यू की कोई भी किताब जो है ले लीजिए, उसको पढ़ के सॉल्व करते रहिए। ये लेक्चर्स आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लाएंगे। फिर भी क्लियर नहीं होता है तो आप डिस्क्रिप्टिव जो है मेरा LIS का लेक्चर देख सकते हैं। तो आई होप इसी के साथ मैं जो है अपना ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। ओके।